चलिए आज हम लोग क्लास 11 का सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर थर्ड। ठीक है। चैप्टर थर्ड का नाम जो है वो है आयावर साम्राज्य, है ना। तो आयावर साम्राज्य, तो सबसे पहले क्या कि हम लोग पिछले भी क्लास में जैसे कि सेकेंड चैप्टर जो था तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था ना। तो हम लोग साम्राज्य के बारे में पूर्णतः देख चुके थे कि साम्राज्य क्या होता है, साम्राज्य का विस्तार कैसे कैसे होता है, किस तरीके से किसी एक साम्राज्य में किसी एक क्षेत्र में राजा के द्वारा क्या शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ठीक है, इस सारी व्यवस्था को हम लोग क्या पिछले क्लास में देख चुके थे। ठीक है, तो उसी तरीके जिस तरीके से रोमन साम्राज्य तीनों महाद्वीपों में फैला, उस तरीके से आयावर साम्राज्य उतना विस्तार नहीं था, लेकिन फिर भी इस साम्राज्य का जो विस्तार वो काफी लंबा क्षेत्रों में था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ इस चैप्टर का कुछ जो है स्मरणीय तथ्य। ठीक है, उस तथ्य को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है क्या कि आयावार का अर्थ घुमंतु, ठीक है, या घुमक्कड़ होता है। यानी कहने का मतलब है कि आयावार जो लोग थे, ठीक है, वो हमेशा एक स्थान पे निवास नहीं करते थे, ना ही रहते थे। ठीक है, यानी वो हमेशा अपनी जीविका को चलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, आए जाए करते थे। ठीक है, जैसे कि मान ले जाए किसी XYZ को एक स्थल ले लिया जाए, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। ठीक है, अब वहां पे रहने के बाद अगर वहां पे जो अनाज है, जो संसाधन है, उस वक्त क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, तो समाप्त हो जाने के बाद स्वतः वो लोग क्या करेंगे, उस स्थल को छोड़ करके दूसरे स्थलों पर जाकर क्या करेंगे, निवास करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जिसे खाना बदोश भी कहा जाता है। खाना बदोश कहने का मतलब है कि अपनी जीविका की तलाश में, अपनी भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे आया जाया करते थे। क्लियर है। चलिए दूसरा पॉइंट है अस्थाई समाज वह समाज है, ठीक है, जिसमें आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन है। अब देखिए, जो आयावार जो लोग थे वो दो तरीके से, एक पशुपालक थे, ठीक है, और एक घुमंतु थे। तो पशुपालक या फिर जो कृषि करने वाले लोग थे वो मुख्यतः एक स्थान पर अस्थायी रूप से वो क्या करते थे, निवास करते थे, क्योंकि उनके पास मवेशी थे, अनेक प्रकार के जानवर हुआ करते थे। ठीक है, तो सभी जानवरों को क्या वो अलग अलग क्षेत्रों में ले जाना संभव था, नहीं संभव था। तो जिसके कारण जो पशुपालक थे, जो कृषि कार्य करते थे, वो किसी निश्चित एक स्थान पर रहते थे। लेकिन जो खाद्य संग्राहक थे, ठीक है, जो शिकारी थे, ठीक है, वो अलग अलग स्थानों पे जाकर के क्या करते थे, शिकार करने का काम करते थे। ठीक है, जैसे कि किसी जंगल में शिकार करने के लिए गए और उस जंगल में पशु पक्षी समाप्त हो गए, ठीक है, तो क्या उस जंगल में रहेंगे, नहीं रहेंगे। स्वतः वो क्या होंगे कि दूसरे जंगल की ओर या दूसरे क्षेत्र की ओर वो पलायन करेंगे, करेंगे ना। क्लियर है आज तक। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है खानाबदोश समाज वह समाज है जिसमें आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन, आखेट यानी शिकार करना। ठीक है, पशुपालन, अब पशुपालन में या पशुपालन से उनकी जीविका है कैसे चलेगी। जैसे पशुपालन में हम लोग देखते हैं गाय हो गया, बैल हो गया, बकरी हो गया, सुअर हो गया, ये सब जानवर यानी मवेशियों को क्या करेंगे, उसमें पालेंगे। ठीक है, तो उस जब मवेशी को पालेंगे तो उससे कहीं ना कहीं उसकी जीविका का साधन उससे आएगा कि नहीं आएगा। जब उसे बाजारों में जा करके बेचेंगे, ठीक है, तो उससे उनकी आय आएगा ना, उनके पास इनकम आएगा, और उस इनकम से वो क्या करेंगे, अपनी जो भी जरूरत वाली चीज होंगी उसको पूर्ति करेंगे। दूसरा क्या है, आखेट मतलब शिकार। बहुत ऐसे लोग शिकारी थे जो जंगल में जाकर के मवेशियों को या जानवरों को क्या करते थे, शिकार करते थे, मारते थे या पकड़ कर लाते थे, उसे बाजारों में ले जाकर क्या करते थे, बेचते थे। लेकिन ये पशुपालक की अपेक्षा जो शिकारी लोग थे, इनकी जीवन का स्तर जो था कम था। ठीक है, क्योंकि पशुपालक वर्ग के लोगों का जो था वो एक निश्चित हो गया था कि यहां से उनका पैसा आएगा ही आएगा, आएगा ना। लेकिन क्या शिकारी लोग जंगल में शिकार करने के लिए गए तो ये क्या कंफर्म था, निश्चित था कि वहां से 2 या 4 पशु को मार के आएंगे। निराश भी कभी कभी लौट जाते थे। ठीक है, लेकिन पशुपालक जो लोग थे वो जो पशुओं को पाल रहे थे तो उनकी जो आय थी वो क्या थे, निश्चित थी।
है ना, क्लियर। नेक्स्ट है, जिस प्रदेश की भूमि कृषि योग्य ना हो या रेगिस्तान हो, वहां के समाज के लोगों के लिए घुमंतु होना एक अनिवार्य विकल्प होता था। अब जैसे कि रेगिस्तान या मरुस्थल क्षेत्र, वैसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पे सिर्फ क्या हो, कटीली कटीली झाड़ियां हो, रेत हो, ठीक है। तो क्या वे सारे क्षेत्रों में कृषि कार्य किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो स्वाभाविक है उस क्षेत्र में जितने भी लोग निवास करते हैं या रहते होंगे वो अपनी जीवन घुमंतु जीवन व्यतीत करते होंगे, ठीक है। अब जहां पे लोग रहेंगे तो स्वाभाविक है कि कृषि कार्य करेंगे, आखिर अपनी जीविका चलाने के लिए अन्य प्रकार के रोजगार करेंगे ना, व्यवसाय करेंगे ना, तभी तो उनकी जीविका चल पाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा जब हुआ तो वो क्या करते थे कि यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। जब उस स्थान पे उनके जीविका के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो स्वतः क्या करेंगे, दूसरे स्थानों की ओर चले जाएंगे ना, क्लियर है। नेक्स्ट, मंगोल मध्य एशिया में रहने वाले क्या थी, एक प्रजाति थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगोल लोग तातर, खितान, मंजू और तुर्की कबीला से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। समानता कहने का मतलब है कि सारे अलग अलग क्षेत्र था, अलग अलग क्षेत्र में लोग निवास करते, दोनों की जो भाषा हुआ करती थी वो एक समान मिलता था, ठीक है। तो जब उनकी भाषा मिलती थी तो दोनों की क्या करते थे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। अगर जब किसी भी व्यक्ति का जब भाषा हम समझ पाएंगे, उनका लैंग्वेज को हम समझ पाएंगे, तभी ना उसके साथ हम वार्तालाप कर पाएंगे। अगर उनकी भाषा को हम समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या वार्तालाप कर पाएंगे, उनके साथ बात कर पाएंगे या फिर व्यापार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, चीन और रूस में निवास करते थे। यानी जो मंगोल लोग थे वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के, जैसे मंगोलिया, चीन, ठीक है, रूस इत्यादि देशों में भी जाकर के लोग वहां पे बसना शुरू कर दिया, निवास करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है, मंगोल जाति के लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे और घुड़सवारी, तीरंदाजी व शिकार में बहुत कुशल थे। देखिए कहने का मतलब, पहला क्या करते थे, खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, यानी एक स्थान पे ना रह करके वो अलग अलग क्षेत्रों पर क्या करते थे, निवास करते थे, हमेशा वो घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, घुड़सवारी करने के उनको बहुत ज्यादा शौक था या कुशल थे। कुशल करने का मतलब है कि उसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा क्या था, ज्ञान प्राप्त था, ठीक है। तीरंदाजी, यानी तीरंदाजी कहने का मतलब है जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे तो पशुओं को मारने के लिए, उस समय इतना प्रकार का तो आधुनिक हथियार तो नहीं था, तो उसमें लोग तीर के माध्यम से, भाला के माध्यम से क्या करते थे कि पशुओं जानवरों के ऊपर अटैक करते थे, ठीक है, फेंक करके मारते थे, ठीक है, जिससे पशु क्या हो जाते थे, घायल हो जाते थे और पशुओं को पकड़ करके बाजारों में लाकर बेचा जाता था या फिर सभी लोग मिलकर उसे खाने का काम करते थे, है ना, क्योंकि जीविका को उसमें उतना साधन तो था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में चंगेज खान ने तमाम मंगोल कबीलों को एक करके एक साम्राज्य का निर्माण किया जिसे आयावर साम्राज्य कहा जाता है। अब देखिए, जो चंगेज खान था, अगर मंगोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, क्योंकि माना जाता है, चंगेज खान को माना जाता है, चंगेज खान को इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी मंगोल के वासी थे वो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे, बिखरे पड़े थे, ठीक है। लेकिन चंगेज खान ने क्या किया कि जितने अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे पड़े हुए थे, बसे हुए थे, वो सभी लोगों को एक समूह के रूप में संगठित करने का प्रयास किया, ठीक है। अब प्रयास करने के बाद क्या इसका परिणाम आया कि जो अलग अलग, क्योंकि उस समय सिर्फ आयावर साम्राज्य तो नहीं था बल्कि अलग अलग साम्राज्य भी था ना, तो जब आयावर साम्राज्य को अलग दूसरे साम्राज्य के लोग उसकी सीमा पर चढ़ाई करके या उसकी सीमा में प्रवेश करके उसकी सीमा को अपने कब्जे में कर ले रहे थे, ठीक है, तो चंगेज खान ने क्या किया, सभी मंगोलों को एक संगठित करने का प्रयास किया और जो दूसरे साम्राज्य के लोग
मंगोल साम्राज्य के ऊपर जो आक्रमण करके उसकी सीमा को अपने सीमा में मिला ले रहे थे, ठीक है, उस पर उसके साथ क्या किया, लोहा लिया, यानी उसके साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तब क्या हुआ कि मंगोल साम्राज्य धीरे धीरे बहुत ज्यादा सुदृढ़ होना प्रारंभ हो गया, यानी शक्तिशाली होने लगा। ठीक है, कोई एक व्यक्ति अगर कोई काम को करता है और उसमें से 50-100 व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यायावर साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में रूस, यानी आयावर साम्राज्य। देखिए, सीमाएं कहने का मतलब है कि जितने भी साम्राज्य होती है, सभी साम्राज्य की कुछ ना कुछ सीमाएं होती है। ठीक है, तो आयावर साम्राज्य का जो सीमाएं थी उत्तर में कहां तक फैली हुई थी, रूस तक फैली हुई थी। ठीक है, दक्षिण में अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयावर साम्राज्य उत्तर में कहां तक फैली हुई थी, तो रूस तक फैली हुई थी, और दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में चीन तक, और पश्चिम में पोलैंड और स्पेन तक विस्तारित था। यानी ये क्या था कि रोमन साम्राज्य का, सॉरी, यायावर साम्राज्य का क्या था, एक भौगोलिक स्थिति है कि इसका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी ये क्षेत्रों तक क्या था कि साम्राज्य का विस्तार था, फैला हुआ था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, यायावर साम्राज्य की सीमाएं एशिया से यूरोप तक फैली हुई, अर्थात यह परम महाद्वीपीय साम्राज्य था। यानी एशिया और यूरोप, यानी क्या था कि हम लोग देखें तो रोमन साम्राज्य कि एशिया यूरोप अफ्रीका में फैला हुआ था, लेकिन आयावर साम्राज्य सिर्फ कहां तक फैला हुआ था, एशिया और यूरोप में, यानी 2 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य एशिया की घास के मैदानों, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, चारागाह भूमि को स्टेपीज प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, चारागाह भूमि यानी मध्य एशिया में ज्यादातर मरुस्थलीय भूमि थी। ठीक है, तो मरुस्थलीय भूमि को क्या बोल सकते हैं हम लोग कि उस भूमि में सिर्फ क्या हो सकता है, या फिर रेतीला भूमि। ठीक है, अब यह बंजर भूमि, अब वैसे भूमि पर सिर्फ क्या कर सकते, कृषि कार्य तो नहीं किया जा सकता है, तो वैसे कार्य किया जाता था कि उस समय या उस क्षेत्र के लोग ज्यादातर कृषि की अपेक्षा पशुपालन की ओर विशेष ध्यान देते थे। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में घास उगता था, रेतीला बंजर भूमि। ठीक है, तो उस पर क्या करते थे कि अपनी मवेशियों को जाकर के उस भूमि पर, ठीक है, चारा के रूप में उस भूमि का प्रयोग किया जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट, बर्बर अंग्रेजी शब्द, ठीक है, बारबेरियन शब्द यूनानी भाषा के बारबोसा शब्द से उत्पन्न हुआ। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है, तो किस शब्द से बना है, तो बारबोसा शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है गैर यूनानी लोग। अब क्या था कि वहां पे यायावर साम्राज्य में कुछ यूनानी लोग और कुछ गैर यूनानी लोग भी वहां पे आकर के बसना प्रारंभ कर दे, रहना शुरू कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, रोम के लोग बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजातियों गॉल और हुन के लिए किया। वहीं चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया जिसके अर्थ भी नकारात्मक थे। यानी अलग अलग क्षेत्र से जब लोग वहां पे निवास करने के लिए या बसने के लिए आए थे तो उनका जो प्रयोग किया था वो अलग अलग नामों से किया जाता था ताकि उसकी क्या किया जा सके, पहचान की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है, चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल उन, ठीक है, न्यूटोबियान जो मंगोल और चीनी भाषा में है। यानी क्या, एक तरह से ग्रंथ, एक शिलालेख लिखा गया जो उसके अलग अलग भाषा में उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु उइगुरु थे। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि मंगोलों यानी मंगोल साम्राज्य या मंगोलों के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गुरु किसे माना जाता था, किसको माना जाता था, उइगुरु को माना जाता था, है ना। नेक्स्ट, मंगोल के घरों को, ठीक है, जर कहा जाता था। यानी मंगोल साम्राज्य जो घर हुआ करता जहां पे लोग निवास करते थे उस घर को किस नाम जाना जाता था, तो जर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, मंगोल और तुर्की
कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा एक परिसंघ बनाया गया था। परिसंघ कहने का मतलब जहां पे लोग संघ बना करके रह सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने पर चंगेज खान मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, चंगेज खान ने अपनी सेना का संगठन दशमलव पद्धति पर किया था। दशमलव पद्धति क्या होता है? तो दशमलव पद्धति कहने का मतलब है कि अलग अलग सेना के, जैसे कि सबसे छोटा दशमलव प्रणाली 10 था और सबसे बड़ा जो था वो 10,000 था, ठीक है। वो ऐसा इसलिए किया कि सेना सैनिक का जो टुकड़ी हुआ करता ना, उस अलग अलग सैनिक टुकड़ियों को क्या किया, अलग अलग गुट में उसको बांट दिया, संख्या में बांट दिया, ठीक है। जिसमें सबसे छोटा जो सैनिक टुकड़ी था वो कितना था, 10 था, और सबसे बड़ा कितना था, 10,000 था, ठीक है। ऐसा वो इसलिए किया था कि ताकि पूरे साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, ख्वारिज्म का शासक सुल्तान मोहम्मद चंगेज खां के प्रचंड कोप का शिकार हुआ। शिकार करने का मतलब क्या, उसको मार दिया। नेक्स्ट है, मंगोल सेनाओं ने सुल्तान मोहम्मद के पुत्र जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध प्रदेश तक आ गया, ठीक है। यानी उस समय क्या हुआ, ऐसा भी प्रचलन होता था कि अगर किसी साम्राज्य पर किसी दूसरे साम्राज्य के राजा अटैक करते थे और उसका वो सामना नहीं करता था, उसकी वो हत्या करके उस साम्राज्य पर क्या कर लेते थे, अपना नियंत्रण या अधिकार कर लेते थे। नेक्स्ट है, चंगेज खां की सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग, ठीक है, 10,000 सैनिकों की थी, जिसे तुमन कहा जाता है। सबसे बड़ी इकाई कितना थी, 10,000 थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, तुमन के नाम से जाना जाता था। और सबसे छोटी कितना थी, 10 थी, ठीक है। चंगेज खान ने अपने तीसरे पुत्र ओगोदेई को अपना उत्तराधिकारी का संकेत दिया। यानी उस समय ये स्पष्ट हो जाता है इससे कि उस समय उत्तराधिकारी का जो था वो प्रचलन क्या हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। कि अगर किसी का पिता राजा है तो स्वाभाविक है कि उसका पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चंगेज खान हरकरा पद्धति के द्वारा दूर दराज के स्थान से संपर्क करता था। यानी ये क्वेश्चन बन सकता है कि चंगेज खान दूर दराज, ठीक है, के लोगों से किस प्रकार संपर्क या दूर दराज स्थानों से किसके सहायता संपर्क करता था। तो हरकरा एक पद्धति था जिस पद्धति से लोगों के साथ क्या करता था, वो संपर्क करता था। इस संचार व्यवस्था के लिए मंगोल आयावार अपने पशु समूह से अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे, जिसे कुबकुर कहा जाता था। यह कर स्वेच्छा से दिया जाता था, ठीक है। यानी इस प्रकार की सुविधा वहां पे अनेक प्रकार की सुविधा दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है, चंगेज खान की मृत्यु के बाद कुरिलताई महापरिषद ने उसके तीसरे पुत्र अगोरदेई को अपना, ठीक है, कागान आने कहने का मतलब क्या, सम्राट जो है वो चुन लिया। क्योंकि चंगेज खान जो था अपने जीवित समय में ही ये निश्चित कर दिया था कि उसका सम्राट कौन बनेगा, उसका जो पुत्र था कौन, अगोरदेई बनेगा, ठीक है। अगोरदेई की मृत्यु के पश्चात कुरिलताई, ठीक है, मंगू खान को क्या, कागान का मतलब क्या होता है, सम्राट, उसको सम्राट नियुक्त किया गया या चुना गया। नेक्स्ट है, मंगू खान के काल में कुबलई खान और हालकू ने मंगोल साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। विस्तार का मतलब क्या, उस क्षेत्र को फैलाने का प्रयास किया, ठीक है। विस्तार का मतलब वही होता है ना। मुंग खान के मृत्यु के उपरांत कुबलई खान ने बिना कुरिलताई से मान्यता लिए, ठीक है, अपने आप को कागान घोषित कर दिया। यानी बिना राजा जो शासक था उससे मान्यता नहीं लिया, और बिना मान्यता लिए हुए, कागान का मतलब क्या होता है, सम्राट या राजा घोषित कर देना,
ठीक है, अब यहाँ पे घोषित किया तो दोनों के बीच में क्या होगा, स्वाभाविक है युद्ध छिड़ेगा, छिड़ेगा ना। देखिए कुबलई खान चीन में युवान वंश की नींव डाली जिसका अंत 1368 ईस्वी में हुआ था। ये पूछ सकता है कि युवान वंश का, ठीक है, अंत कब हुआ, तो 1368 ईस्वी में। नेक्स्ट है कुबलई खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य 5 भागों में विभक्त था। ठीक है, अरे क्या जब वहां पे अलग अलग शासक बनने लगे तो पूरा साम्राज्य के क्या अलग अलग, जैसे कि वहां पे दंगा होने लगा, लड़ाइयां लड़ने लगी लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए, तो उस क्षेत्र को क्या किया गया, अलग अलग क्षेत्र को आने, जितने भाई हुआ करते थे आपको ये इस तरह से क्या किया गया, अलग अलग क्षेत्र बांट करके लोगों को दे दिया गया। ठीक है, मंगोल समाज में यात्री पास सुविधा के लिए बाज नामक कर देते थे। ठीक है, यात्री पास कहने का मतलब है कि यात्रियों लोग जब दूसरे साम्राज्य में दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो यात्री उस सीमा से पार करते होंगे। ठीक है, उसके लिए क्या बाज नामक के क्या करते थे, एक कर देते थे जो दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए इस कर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कई ऐसे मंगोल शासक हुए जिन्होंने सूफी संतों के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अंततः 14वीं सदी के अंत तक मंगोल साम्राज्य समाप्त हो गया। यानी 14वीं शताब्दी में क्या हो, पूर्ण रूप से पूर्णतः मंगोल साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। क्लियर है यहां तक। चलिए चलिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आयावार शब्द का अर्थ है, यानी आयावार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आयावार शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारस्परिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धति का सूत्रपात किया था, यानी किसके शासन काल में। ठीक है, कि पूर्णतः मंगोल साम्राज्य था किसके शासन काल में क्या किया, पूर्ण सैनिक संचालन वहां पे किया था। तो किसके शासन काल में किया था, चंगेज खां के शासनकाल में, क्योंकि चंगेज खां के शासनकाल में चंगेज खां ऐसा शासक था कि पूरे मंगोल साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास किया था और वास्तविक संस्थापक चंगेज खां को ही आयावर साम्राज्य का माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा, यानी मंगोल साम्राज्य का जो गोपनीय इतिहास था उस इतिहास को किस शासक के द्वारा लिखा गया था, तो किस शासक के द्वारा लिखा गया था, तो इगोर दे रेक विल्स के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को ठीक है मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया था, यानी इसका होता है कि चंगेज खान को किस वर्ष मंगोल साम्राज्य का शासक या राजा घोषित किया गया था, किस वर्ष किया गया था, 1206 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ था। ठीक है, तो चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ था, 1368 ईस्वी, जस्ट बताए थे ना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपने ठीक है अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकारी बनेगा, कौन बनेगा, अगोर
देई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठबंधन किया था? किसके द्वारा सुनहरा गिरोह का गठबंधन किया गया था? तो किया गया था जोची के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती थी। तो चंगेज खान के द्वारा जो विधि संहिता लाया गया था, उस विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे यास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1220 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उसकी भर्त्सना किया था? कहां पे, कौन सा मैदान में किया था? तय किया था बुखारा, एक मैदान है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी थी? ठीक है, खानाबदोश जाति कौन सी थी? उपयुक्त सभी, क्योंकि मंगोल भी खानाबदोश थे, हुन भी खानाबदोश थे, और शक भी क्या थे? खानाबदोश थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, मंगोल का प्रिय पेय कुमिस एक प्रकार का क्या था? शराब था। किस पशु के दूध से बनता था? घोड़ी के दूध से बनता था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? उई गुर थे। ठीक है, गुरु भी बोल सकते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंगेज खान था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की थी? चंगेज खान जब शासक बना, तो शासक बनने के बाद अपनी राजधानी कहां पे स्थापित की थी? कारा कोरम में स्थापित की थी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? बताइए, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 है। ठीक है, मंगोलों के आचार हेतु आचरण हेतु आस, ठीक है, का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? बताइए, किसका किया था? चंगेज खान के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 है, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो चंगेज खान का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे? तो चंगेज खान के जो पिता थे वो कियात, ठीक है, एक कबीला था जिस कबीले के क्या थे? मुखिया थे। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना था? तो चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना था? 1206 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे?
उईगुर, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, चंगेज खां की विधि संहिता क्या कहलाती थी? चंगेज खां के द्वारा जो पूरे साम्राज्य में एक विधि संहिता लाई गई थी, उस विधि संहिता को किस नाम से जाना जाता था? तो यास नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, मंगोलिया कहां स्थित है? तो मंगोलिया जो कहां स्थित है? एशिया में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? ठीक है, तो किससे बना है? दोनों देखिए, बारबोरस, लेकिन यहां बारबोसा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, बार बरोस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया था? यानी जब मंगोल साम्राज्य बना तो मंगोल साम्राज्य के ऊपर सबसे पहले शोध कार्य जो था वो कब किया गया था? तो किया गया था वो 18वीं से 19वीं शताब्दी में, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, मंगोल के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? गोबी है, ठीक है। दक्षिणी स्थल में कौन सा मरुस्थल है? गोबी एक मरुस्थल है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, चंगेज खां की मां का नाम क्या था? ओलुन इके, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार किया था? तो कौन था? गजन खान, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मंगोल लोग चीन में क्या मंगाते थे? सॉरी, क्या मांगते थे, ठीक है। यानी मंगोल जो लोग थे वो चीन में चीन से क्या मांगते थे? ठीक है, चीन से क्या मांगा जाता था? तो चीन से मांगा जाता था, ठीक है, कृषि उत्पादन, ठीक है, और लो उपकरण यानी खनिज पदार्थ, ठीक है। यानी क्या उपरोक्त में से दोनों, ए और बी दोनों। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, ओलून इके कौन था? तो चंगेज खां की मां थी। चंगेज खां का मां का नाम क्या था? ओलून इके, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, चंगेज खां की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? चंगेज खां का जिस समय मृत्यु हुआ था उस समय उसकी आयु कितना था? 72 वर्ष था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, किसमें 74 दिया था? उसमें 74 ऑप्शन है इसमें। अच्छा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। कुबलई खां चीन में युवान राजवंश की नींव कब डाली थी? ठीक है, तो कब डाला गया था? 1271 ईस्वी में ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में प्रथम बार हालकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट, ठीक है, कुबलई खां के काल में कब चलाया था? कागज का नोट जो था वो कब चलाया गया था? 1260 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से
किस वर्ष चीन में युवान राजवंश का अंत हुआ था? तो चीन में युवान राजवंश का अंत कब हुआ था? 1368 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज खान का प्रारंभिक नाम था तेमुजीन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई के बाद कौन कागान मतलब क्या सम्राट बना? कौन बना था? ठीक है, ये कौन बना था? मुंग खां बना था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? ये हो गया था ना, 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत में बौद्ध धर्म ग्रंथों कंग्यूर और तंग्यूर को लिखवाया था? यानी कौन से शासक जो था बौद्ध धर्म का ग्रंथ, ठीक है, को लिखवाया था? कौन सा शासक था? ठीक है, ये था कुबलई खान था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, मार्को पोलो कहां का रहने वाला था? ठीक है, तो मार्को पोलो जो था वो कहां के रहने वाला निवासी था? तो ये जो था वो इटली का रहने वाला निवासी था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? यानी चीन में कौन सा मंगोल शासक वहां पे शासन कर रहा था जिसके शासन काल में वो वहां पे गया था? तो किसके शासन काल में गया था? कुबलई खां के शासन काल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने उत्तराधिकारी के चुनाव का निर्णय कुरिलताई को सौंपा था? ठीक है, तो कौन सौंपा था? तो चंगेज खान ने सौंपा था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है, कुबलई खां मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? ठीक है, तो किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था? ठीक है, ये बनाया था आंग चाऊ प्रांत का। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, कुबलई कहां यहां खान हो जाए, ठीक है, खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था? यानी कुबलई खां की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य जो था वो कितने भागों में क्या विभाजित हो गया था? तो ये हो गया था 5 भागों में विभाजित। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? यानी मंगोल जो साम्राज्य था, इस साम्राज्य का अंत जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो तैमूर लंग के द्वारा मंगोल साम्राज्य का क्या किया गया? अंत किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? ठीक है, तो मंगोल साम्राज्य का जो अंत हुआ था वो 14वीं शताब्दी या सदी में हुआ था। क्लियर है यहां तक? चलिए ये आपका जी